नमस्कार दोस्तों, एवरीथिंग अभिषेक यूट्यूब चैनल पे मैं अभिषेक आप सभी का स्वागत करता हूं। यह वीडियो एनसीईआरटी का सारांश होने वाला है। इसमें हम जानेंगे भूगोल यानी कि ज्योग्राफी का निचोड़, यानी ज्योग्राफी का जो फैक्ट है एनसीईआरटी का सारांश है उसके बारे में जानेंगे। क्लास रहेगा आपका 6 क्लास से संबंधित यह वीडियो होगा, यानी कि 6 क्लास का जो है कि भूगोल होगा। इसमें हम जानेंगे सबसे पहला अध्याय हम शुरू कर रहे हैं इसमें, और इसका भी सीरीज आपको लगातार मिलना शुरू हो जाएगा अब। और ये जो इम्पोर्टेंट होगा आप सभी के लिए जो आप एग्जामिनेशन की तैयारी कर रहे हैं, चाहे वो बीपीएससी हो, चाहे बीएसएससी या फिर एसएससी, सीटेट या फिर टेट या फिर बीपीएससी टीआरई या पीसीएस, चाहे ऑल एग्जाम कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन के लिए यह बेहद ही महत्वपूर्ण हो जाता है। साथ ही आए दिन जो क्षमता परीक्षा शिक्षकों को लिया जाना है उन सभी के लिए भी यह बेहद ही महत्वपूर्ण होने वाला है। तो वीडियो में लास्ट तक बने रहिए, और वीडियो कैसा लगे निश्चित रूप से कमेंट करके बताइएगा। साथ ही साथ अगर हमारे इस चैनल से आप जुड़ जाते हैं तो आपको इसी प्रकार के सीरीज लगातार देखने को मिलेंगे, जाकि आपको आए कंपटीशन एग्जामिनेशन में सुविधा पहुंचाएंगे तैयारी करने के लिए। आगे बढ़ेंगे तो सबसे पहले आपके स्क्रीन पे दिखेगा जो विषय सूची के रूप में, यानी कि इस वीडियो के सीरीज में, यानी कि इस सीरीज में हम आपको बताने वाले हैं पहला चैप्टर सौर मंडल के पृथ्वी के बारे में, दूसरा चैप्टर ग्लोब यानी अक्षांश एवं देशांतर के बारे में, तीसरा चैप्टर जो होगा पृथ्वी की गतियां, चौथा चैप्टर होगा मानचित्र, पांचवा चैप्टर पृथ्वी के प्रमुख परिमंडल, छठा चैप्टर पृथ्वी के प्रमुख स्थल रूप के बारे में जानेंगे। साथ ही हमारा देश और भारत के बारे में जानेंगे। आठवां चैप्टर में जो लास्ट चैप्टर होगा भारत, जलवायु, वनस्पति एवं वन्य जीव प्राणी के बारे में जानने की कोशिश करेंगे अच्छे तरीके से, बारीकी से। इसी सभी जानकारी के साथ अगर आप हमारे इस चैनल पर नए हैं तो निश्चित रूप से सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक करिएगा, वीडियो को शेयर करिएगा दोस्तों के साथ। आगे बढ़ेंगे, देख सकते हैं सबसे पहला फैक्ट आपके स्क्रीन पे दिख रहा होगा कुछ रोचक तथ्य के रूप में। कहता है कि बृहस्पति, शनि तथा यूरेनस के चारों ओर छल्ले होते हैं, यानी कि जो बृहस्पति होते हैं, ग्रह का नाम है यह, बृहस्पति, शनि तथा यूरेनस जो ग्रह हैं उनके चारों ओर क्या होते हैं तो छल्ले होते हैं। ये छल्ले विभिन्न पदार्थों के असंख्य छोटे छोटे पिंडों की बनी पट्टियां हैं। ये जो पिंड हैं, छोटे छोटे पिंड हैं, उनसे बन करके यह पदार्थ है। ये जो छल्ले हैं उन सभी के छल्ले हैं जो कि इस छोटे छोटे पिंडों से बनी है। ध्यान रखेंगे, पृथ्वी से इन छल्लों की शक्तिशाली दूरबीन से आप देख सकते हैं, यानी कि बहुत बड़े दूरबीन से आपको देखने की जरूरत होगी इन छल्लों को। यह देख सकते हैं, इस चैप्टर का नाम है, सबसे पहला चैप्टर है आपके स्क्रीन पे कि सौर मंडल में पृथ्वी, ये सबसे पहला चैप्टर है। इसी में कुछ तथ्य दिए गए हैं, यहाँ पर देख सकते हैं पहला तथ्य हमने बता दिया। दूसरा जो है कि क्या आप जानते हैं कि रूप में बताया गया है कि प्रकाश की गति लगभग 3000, देख सकते हैं 3 लाख प्रति किलोमीटर, यानी किलोमीटर प्रति सेकंड है। यानी कि प्रकाश की जो गति है 3 लाख किलोमीटर प्रति सेकंड है। आप समझ सकते हैं कितनी फास्ट है प्रकाश की गति। इसलिए जो है कि सूर्य से जो प्रकाश आती है हमारे पृथ्वी पर, वो 8 मिनट में हमारे पृथ्वी पर पहुंच जाते हैं सूर्य से। ध्यान रखेंगे इस बात को। आगे बढ़ेंगे तो दूसरा रोचक तथ्य आपको देखने को मिलेगा कि नील आर्मस्ट्रॉन्ग पहले व्यक्ति थे जिन्होंने 21 जुलाई 1969 21 जुलाई 1969 को सबसे पहले चंद्रमा की सतह पर कदम रखा था। ध्यान रखेंगे इस बात को, बेहद ही इंपॉर्टेंट है। कई बार एग्जामिनेशन में पूछा जा चुका है, इस प्रकार से पूछा जा चुका है कि नील आर्मस्ट्रॉन्ग किस डेट को जो है कि चंद्रमा पर पहला व्यक्ति थे जो कि पहले इस डेट को जो है कि वो अपना कदम रखे थे, तो 21 जुलाई 1969 ईस्वी को। ध्यान रखेंगे। आगे बढ़ेंगे तो अगला फैक्ट आपको दिखेगा, यहाँ पर देख सकते हैं अगला फैक्ट के रूप में कहा जाता है कि आप पूर्ण चंद्र को लगभग 1 महीने में एक बार देख सकते हैं। यह पूर्ण चंद्रमा वाली रात या फिर पूर्णिमा होती है, यानी कि जब पूर्ण चंद्रमा वाली जो रात होती है उसे पूर्णिमा के नाम से जाना जाता है। यह महीने में लगभग आप एक ही बार देख सकते हैं आप इसे महीने में, किसी महीने में 2 बार भी आ सकता है, हो सकता है, इस बात को तो बताया गया है यहाँ पे। आगे देखेंगे तो 15 दिन के बाद आप इसे नहीं देख सकते हैं। 15 दिन के बाद जो है कि आप इसे नहीं देख सकते हैं। यह नए चंद्रमा की रात्रि या फिर अमावस्या की रात्रि कहलाती है, यानी कि जब नए चंद्रमा की रात्रि होती है, यानी कि जब चंद्रमा नहीं दिखता है, पूर्ण रूप से नहीं दिखता है, तो यह निश्चित रूप से अमावस्या की रात होती है। आगे बढ़ेंगे तो अगला फैक्ट आपको दिखेगा, यह देख सकते हैं सूर्य के बारे में कहा गया रहा है कि सूर्य, चंद्रमा तथा वे सभी वस्तुएं जो रात के समय आसमान में चमकती हैं,
यह सारे के सारे खगोलीय पिंड कहलाती है। यानी खगोलीय पिंड के बारे में जाने तो सूर्य, चंद्रमा तथा वे सभी वस्तुएं जो कि रात में जब आसमान में चमचमाते हैं या फिर टिमटिमाते हैं, ये सारे के सारे क्या कहलाते हैं? खगोलीय पिंड कहलाते हैं। आगे बढ़ेंगे तो कुछ और फैक्ट है कि कुछ खगोलीय पिंड बड़े आकार वाले तथा गर्म होते हैं। ये गैस के बने होते हैं। ये जो है, जो भी पिंड आपको दिख रहे हैं आकाश में, ये सारे के सारे क्या होते हैं? तो गैस के बने होते हैं, पूछा जा सकता है। इनके पास अपनी ऊष्मा तथा प्रकाश होता है। इसके पास जो है अपनी ऊष्मा तथा प्रकाश होता है, जिसे वे बहुत बड़ी मात्रा में उत्सर्जित करते हैं। इन खगोलीय पिंडों को तारा कहा जाता है। इन खगोलीय पिंडों को तारा कहते हैं। यानी कि आप समझ लें कि तारा जो होता है उसका स्वयं का प्रकाश एवं ऊष्मा होता है तारा के पास, और जो तारा होते हैं वह एक प्रकार का गैस का गोला होता है, एक प्रकार से समझ लें। सूर्य भी एक तारा है, ध्यान रखेंगे, सूर्य भी एक तारा है। आप 7th क्लास में आप समझ पढ़ चुके होंगे कि सूर्य एक गैस का गोला है जो कि पूरा मतलब नाभिकीय संलयन पर कार्य करता है। हाइड्रोजन गैस का गोला है, आए दिन जो है कि वैज्ञानिक ने खोज रखा है। नेक्स्ट फैक्ट की तरफ बढ़ते हैं तो कहा जाता है कि प्राचीन समय में लोग रात्रि में दिशा का निर्धारण तारों की सहायता से करते थे। यानी कि प्राचीन समय की बात करें तो प्राचीन समय में दिशा का जो निर्धारण होता था, उस समय कंपास नहीं था, तो उस समय में जो दिशा का निर्धारण था इसी तारों के माध्यम से ही लोगों द्वारा किया जाता था। यानी उत्तरी तारा उत्तर दिशा को बताता था, जिसे कि ध्रुव तारा कहते हैं। यानी कि ध्रुव तारा जो था, जो कि कांस्टेंट है, एक ही जगह है, उसके चारों साइड में जो है कि सप्तऋषि है, आगे बताएंगे आपको, नक्षत्र मंडल उसे कहा जाता है, वो चारों तरफ उसे चक्कर लगाते हैं। ये चैप्टर मेरे ख्याल से बहुत ही इंपॉर्टेंट होगा। 6ठा क्लास का मैंने उल्टा करके देखा है एनसीईआरटी, बहुत ही मतलब ऐसा तरीके से उसमें बताया गया है, ऐसे ऐसे फैक्ट दिए गए हैं कि आप अगर उसको अच्छे तरीके से पढ़ लीजिए एनसीईआरटी को, तो समझ लीजिए आपका बेड़ा पार है। तो इस तरीके से बताया गया है, मैंने यही सोच करके इस वीडियो को लाने की कोशिश किया और यही सब को आपके सामने रख रहा हूँ। देख सकते हैं यहाँ पर अगला फैक्ट की तरफ कि रात्रि में आसमान की ओर देखते समय आप तारों के विभिन्न समूहों द्वारा बनाई गई विविध आकृतियों को देख सकते हैं। ये नक्षत्र मंडल कहलाते हैं। ये क्या कहते हैं? तो नक्षत्र मंडल कहलाते हैं। रात्रि के समय में आप आसमान में विभिन्न तारों के जो समूह होते हैं आप देखेंगे इस तरीके से होते हैं, इस तरीके से तीनों एक लाइन में देखेंगे आप, तो अलग अलग मतलब आकृति के रहते हैं, तो ये नक्षत्र मंडल कहलाते हैं। जिसमें कि आप नक्षत्र मंडल के बारे में जाने तो अर्सा मेजर या फिर बिग बियर इसी प्रकार का एक नक्षत्र मंडल है, यह जो है कि नक्षत्र मंडल का एक नाम है। अर्सा मेजर या बिग बियर भी कहते हैं, अर्सा मेजर को ही बिग बियर कहा जाता है। आगे देखेंगे कि बहुत आसानी से पहचान में आने वाला नक्षत्र मंडल है। यानी कि ये जो दो इस प्रकार का जो एक नक्षत्र मंडल है, यानी कि अर्सा मेजर और बिग बियर जो नक्षत्र मंडल है, बहुत ही आसानी से आप इसे पहचान सकते हैं। इसी अर्सा मंडल, इसी मतलब जो है कि नक्षत्र मंडल के अंतर्गत सप्तऋषि आता है, जिसे सप्तऋषि कहते हैं, जैसे कि 7 सप्त यानी कि 7 ऋषियों या संत के रूप में जाने जाते हैं। कि यह 7 तारों का समूह है, यह जो है कि 7 तारों का समूह है, जो कि नक्षत्र मंडल अर्सा मेजर का भाग है, जो कि है क्या है? जो कि नक्षत्र मंडल अर्सा मेजर का भाग है। यानी कि यह 7 तारों का समूह है, जो कि नक्षत्र मंडल अर्सा मेजर का भाग है। जानेंगे आगे फैक्ट की तरफ चलते हैं तो कुछ खगोलीय पिंडों में अपना प्रकाश एवं ऊष्मा नहीं होता है। कुछ खगोलीय पिंडों में अपना प्रकाश एवं ऊष्मा नहीं होता है, वे तारों की प्रकाश से प्रकाशित होते हैं। ये जो है कि तारों की जो प्रकाश होते हैं, ऊष्मा होते हैं, उसी से प्रकाशित होते हैं। ऐसे पिंड ग्रह कहलाते हैं। ऐसे पिंड क्या कहलाते हैं? तो ग्रह कहलाते हैं। आगे देखेंगे तो ग्रह, जिसे अंग्रेजी में प्लेनेट कहते हैं, ग्रह को अंग्रेजी में प्लेनेट कहते हैं। ग्रीक भाषा के देख सकते हैं प्लेनेटाई, प्लेनेटाई शब्द से बना है। यानी कि जो प्लेनेट शब्द है वह ग्रीक भाषा के प्लेनेटाई शब्द से बना है, जिसका अर्थ होता है परिभ्रामक, यानी कि अर्थात चारों ओर घूमने वाला। आप समझ सकते हैं इस बात को। जो प्लेनेट शब्द लिया गया है अंग्रेजी भाषा का, वह एक्चुअली में लैटिन भाषा से है, जिसे प्लेनेटाई शब्द से लिया गया है। लेकिन प्लेनेटाई का जो ग्रीक भाषा में जो है कि अर्थ होता है चारों ओर घूमने वाला, इसलिए ग्रह को इस प्रकार से कहा जाता है। ये ग्रह जो है कि निश्चित रूप से चारों ओर घूमते रहता है, खगोलीय पिंड होता है। आगे बढ़ेंगे नए फैक्ट की तरफ। नया फैक्ट देख सकते हैं, पृथ्वी को बहुत अधिक
दूरी से चंद्रमा से देखने पर यह चंद्रमा की तरह ही चमकती हुई प्रतीत होती है। यानी कि जब आप चंद्रमा से पृथ्वी को देखेंगे तो एक ए टू जेड जैसे कि चंद्रमा चमकती है उसी प्रकार से पृथ्वी भी चमकती हुई दिखेगी आपको, लेकिन यह ब्लू कलर में चमकती हुई दिखेगी। इसलिए दिखती है ब्लू कलर में क्योंकि इस पे 78% जो है कि वाटर है। ध्यान रखेंगे इस बात को। आगे बढ़ेंगे तो देख सकते हैं सौर मंडल। सौर मंडल के बारे में बताया गया है यहाँ पे कि सूर्य 8 ग्रह, उपग्रह तथा कुछ अन्य खगोलीय पिंड जैसे कि क्षुद्र ग्रह एवं उल्का पिंड मिलकर सौर मंडल का निर्माण करते हैं। यानी कि सूर्य, 8 ग्रह, उपग्रह तथा कुछ अन्य पिंड, मतलब सारे के सारे खगोलीय पिंड ले लीजिए आप, क्षुद्र ग्रह, उल्का पिंड मिलकर सारे चीज, मतलब जो है कि वायुमंडल में जितने भी चीज, वायुमंडल कह रहा हूं मैं, अंतरिक्ष में जितने भी चीज हैं उस सभी चीजों को मिला करके एक सौर मंडल बनाया जाता है, सौर मंडल का निर्माण होता है। हम जो है कि उसे हम सौर परिवार का नाम देते हैं, जिसका मुखिया जो है कि सूर्य होता है। यानी कि सौर परिवार का जो मुखिया होता है वह सूर्य होता है। आइए अब जानते हैं सूर्य के बारे में। सूर्य को इंग्लिश में सन कहते हैं, आप सभी लोग जानते ही होंगे। सूर्य सौर मंडल का केंद्र में स्थित है। यानी सूर्य जो है कि सौर मंडल के केंद्र में स्थित है। यह बहुत बड़ा है एवं अत्यधिक गर्म गैसों से बना होता है, जिसका खिंचाव बल इसके सौर मंडल की को बांधे रखता है। यानी कि यह जो खिंचाव बल है इसके साथ इसके सौर मंडल को बांधे रखता है। सूर्य सौर मंडल के लिए प्रकाश एवं ऊष्मा का एकमात्र सूर्य यह है कि एकमात्र जो है कि साधन है। इसी से हमें जो है कि ऊष्मा एवं प्रकाश मिलते हैं। ध्यान रखेंगे। आगे देखेंगे तो सूर्य पृथ्वी से लगभग 15 करोड़ किलोमीटर दूर है। यानी कि जो है कि सूर्य जो है पृथ्वी से लगभग 15 किलोमीटर दूर पर स्थित है। आगे जानेंगे, देख सकते हैं ग्रह जिसे प्लेनेट कहते हैं, PLANETE, ठीक है, इसे प्लेनेट कहते हैं। देख सकते हैं इंग्लिश में इसे प्लेनेट कहते हैं ग्रह को। और हमारे सौर मंडल में 8 ग्रह हैं, पहले 9 था जिसमें कि एक को हटा दिया गया जिसको प्लेटो कहा जाता था, ठीक है, तो उसे हटा दिया गया क्योंकि वह जो है कि हमारे ग्रह का जो मापदंड है उसको मतलब जो है कि पालन नहीं कर रहा था। ध्यान रखेंगे हमारे सौर मंडल में 8 ग्रह है। सौर मंडल में क्या है तो 8 ग्रह है। सूर्य से दूरी के अनुसार वे बुध, सूर्य के दूरी के अनुसार जो मतलब सूर्य के क्रम में हम बता रहे हैं, यहाँ पर बताया गया है कि बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, बृहस्पति, शनि, यूरेनस तथा नेपच्यून। यानी कि सूर्य से उनकी दूरी के अनुसार अंग्रेजी में ग्रहों के नाम को याद रखने के लिए ट्रिक है कि माई वेरी इफिशियंट मदर जस्ट सर्व्ड अस नट। यानी कि ये जो है यहाँ से देख सकते हैं मरकरी, वेनस, उसके बाद देख सकते हैं अर्थ, उसके बाद मार्स, उसके बाद जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस, नेपच्यून। इस तरीके से आप याद रख सकते हैं। यहाँ पर एक और फैक्ट दिया गया है जिसमें कहा गया है कि क्या आप जानते हैं पौराणिक रोमन कहानियों में सोल यानी कि सूर्य देवता को कहा जाता था। रोमन कहानियों में यानी कि पौराणिक रोमन कहानी में सूर्य को सोल के नाम से जाना जाता था, सूर्य देवता के नाम से जाना जाता था, क्योंकि सौर शब्द का अर्थ है सूर्य से संबंधित है। यह जो है कि सूर्य से संबंधित है, इसीलिए सूर्य के परिवार को सौर मंडल कहा जाता है। अब सौर मंडल क्यों कहा जाता है, सोलर सिस्टम कहा जाता है, इसको क्यों कहा जाता है तो आप समझ गए होंगे। यहाँ देख सकते हैं ये आपका सप्तऋषि है, 1 2 3 4 5 6 7, ये 7 तारे हैं। ये सातों तारे जो देख सकते हैं इस ध्रुव तारा के चारों ओर चक्कर काटते रहते हैं। ये भी एक प्रकार का समूह है, तारा समूह है, जिसको मैंने पहले ही बता दिया था। और ये जो तारा समूह है निश्चित रूप से आपको यह उत्तर की दिशा में ये ध्रुव तारा कांस्टेंट रहता है, और ये जो सप्तऋषि है इसके चारों ओर चक्कर लगाते रहते हैं। इससे हमें की जो है कि उत्तर दिशा का ज्ञात होता है, बोध होता है। आगे बढ़ेंगे, कुछ फैक्ट है आपके सामने। यहाँ देख सकते हैं इंग्लिश में भी नाम दिया गया है वेनस। उसके बाद देख सकते हैं सबसे पहले है यहाँ पर ये बुध है जिसे मरकरी बोलते हैं। उसके बाद है आपका ये वेनस है, शुक्र है। उसके बाद अर्थ है, उसके बाद मार्स है, जुपिटर है, उसके बाद यूरेनस है, शनि है यानी सैटर्न है, उसके बाद देख सकते हैं नेपच्यून है। ध्यान रखेंगे इस बात को। कुछ फैक्ट है यहाँ पर दिए गए हैं, बहुत ज्यादा महीन हो गया है, इसको मैं पढ़ के बता देता हूँ। यानी कि बुध ग्रह के बारे में जाने फैक्ट के रूप में, तो सूर्य के चारों ओर एक परिक्रमण, जो इसका बुध ग्रह का जो परिक्रमण है वह 88 दिन होता है। ध्यान रखेंगे यह अपने अक्ष पर घूर्णन करने में 59 दिन लेता है। ध्यान रखेंगे
शुक्र के बारे में जाने तो शुक्र का जो परिभ्रमण काल होता है यानी कि सूर्य के चारों ओर एक चक्कर यानी एक परिक्रमा लगाने में उसे 255 दिन लगते हैं और अपने अक्ष पर घूर्णन करने में उसे 243 दिन लगते हैं। कितने लगते हैं? 243 दिन, 243 दिन लगते हैं। पृथ्वी के बारे में जाने तो पृथ्वी सूर्य के चारों ओर एक परिक्रमण करने में 365 दिन लेते हैं और एक दिन में वह सूर्य के चारों ओर मतलब अपने अक्ष पर घूर्णन कर जाता है। चंद्रमा जो है कि इसकी संख्या एक है यानी कि चंद्रमा यानी कि उपग्रहों की संख्या जो है कि पृथ्वी के पास एक ही है। मंगल ग्रह के बारे में जाने तो सूर्य के चारों ओर एक परिक्रमण करने में उसे 687 दिन लगते हैं, 687 डेज लगते हैं। अपने अक्ष पर घूर्णन करने में इसे एक दिन लगते हैं मंगल ग्रह को। ध्यान रखेंगे चंद्रमा की संख्या इसका जो है उपग्रह की संख्या कितनी है? 2 है। और अंतरिक्ष आंतरिक ग्रह के रूप में जाने तो सूर्य के सब बहुत नजदीक है। कौन कौन से? तो ये चट्टान से बने होते हैं यानी आंतरिक ग्रह जो होते हैं सूर्य के बहुत नजदीक होते हैं, ये चट्टान के बने होते हैं। ध्यान रखेंगे आंतरिक ग्रह उसे कहते हैं जो सूर्य के बहुत नजदीक होते हैं और चट्टान से बने होते हैं। पांचवा देखेंगे बृहस्पति के बारे में फैक्ट जो कहा जा रहा है यहाँ पर कि सूर्य के चारों ओर एक परिक्रमण करने में उसे 11 साल 11 महीने लगभग और यानी कि 12 साल समझ लीजिए आप, 12 साल लगते हैं सूर्य के चारों तरफ घूमने में। अपने अक्ष पर घूर्णन करने में उसे 9 घंटे 56 मिनट लगते हैं यानी कि अपने अक्ष पर उसे घूमने में इसे 9 घंटे 56 मिनट लगते हैं। चंद्रमा की संख्या जाने तो यह इसकी जो सबसे ज्यादा है चंद्रमा की संख्या यानी कि उपग्रहों की संख्या सबसे ज्यादा है 53 है। 53 जो है कि इसका बृहस्पति का जो है कि उपग्रह है। शनि ग्रह के बारे में जाने तो सूर्य के चारों ओर एक परिक्रमण करने में उसे 29 साल 5 महीने लगते हैं। सूर्य के चारों ओर शनि ग्रहों को परिक्रमा करने में 29 साल 5 महीने लगते हैं। अपने अक्ष पर घूर्णन करने में इसे 10 घंटे 40 मिनट के समय लगता है और चंद्रमा की संख्या शनि ग्रह के पास 53 है यानी कि चंद्रमा शनि और बृहस्पति के पास 53 और 53 उपग्रह अवेलेबल है। आगे बढ़ेंगे यूरेनस के रूप में जानेंगे कि यूरेनस के बाद क्या है फैक्ट। तो सूर्य के चारों ओर एक परिक्रमण करने में उसे 84 साल लगता है, 84 ईयर लगता है। अपने अक्ष पर घूर्णन करने में इसे 17 घंटे 14 मिनट लगता है। इसकी चंद्रमा की संख्या उपग्रहों की संख्या लगभग कितनी है? तो 27 है। सूर्य के चारों ओर, ये नेपच्यून के बारे में बात कर रहे हैं, सूर्य के चारों ओर घूमने में नेपच्यून को 164 साल लगता है। समझ रहे हैं कितने दिन लगता है। अपने अक्ष पर यह घूर्णन करने में 16 घंटे 7 मिनट लेता है और चंद्रमा की संख्या इसकी 13 है। तो ध्यान रखेंगे इस बात को, यह फैक्ट बेहद ही इंपोर्टेंट है, कई बार एग्जामिनेशन में पूछा जा सकता है। इसको बार बार सुनिएगा, बार बार देखिएगा। एक बार देख सकते हैं बाह्य ग्रह के बारे में यहाँ पर फैक्ट दिया गया कि सूर्य से बहुत दूर के ग्रह को बाह्य ग्रह तथा बहुत बड़े आकार के होते हैं। ये जो होते हैं बहुत बड़े आकार के होते हैं। यह गैस और तरल पदार्थों से बने होते हैं। ये जो होते हैं ग्रह, जो बाह्य ग्रह होते हैं वह गैस और तरल पदार्थों के बने होते हैं। आगे बढ़ेंगे और फैक्ट देखेंगे, शब्द की उत्पत्ति देखेंगे। यहाँ से शब्द की उत्पत्ति के बारे में कहा जा रहा है कि ऐसे बहुत से शब्द जिनका उपयोग हम एक भाषा में करते हैं अक्सर वे दूसरी भाषाओं के लिए गए शब्द हो सकते हैं। उदाहरण के लिए जियोग्राफी के बारे में जाने यानी कि जियोग्राफी या फिर जियोग्राफी के बारे में जाने तो एक अंग्रेजी शब्द है। यह एक ग्रीक भाषा से लिया गया है जिसका अर्थ होता है पृथ्वी का विवरण। यह 2 ग्रीक शब्दों से मिलकर बना है जिनमें कि जीई शब्द का अर्थ है पृथ्वी का, ग्राफिया यानी कि ग्राफिया का अर्थ लिखना होता है। आइए पृथ्वी के संबंध में और अधिक जानने की कोशिश करते हैं यहाँ पे कि यानी जियोग्राफी जिसको बोलते हैं, जियोग्राफी यानी कि जियो मतलब होता है पृथ्वी, ठीक है। लॉजी मतलब होता है आपका पृथ्वी का अध्ययन, किसी भी मतलब अध्ययन हो गया। लॉजी मतलब हो गया अध्ययन, यानी कि जियोलॉजी मतलब हो गया पृथ्वी का अध्ययन। जियोमेट्री मतलब हो गया पृथ्वी का मापन। जियो मतलब होता है पृथ्वी, ठीक है, और मेट्री मतलब होता है मापन। तो ये पृथ्वी का मापन हो गया। आइड यानी कि जियोइड मतलब होता है पृथ्वी के आकार के अनुरूप, यानी जियोइड मतलब जो है कि पृथ्वी के आकार के अनुरूप। ध्यान रखेंगे इस बात को, ये फैक्ट है आपके सामने। आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट फैक्ट की तरफ। तो सौर मंडल के सभी 8 ग्रह एक निश्चित पथ पर सूर्य का चक्कर लगाते हैं। ये रास्ते दीर्घवृत्ताकार में फैले हुए हैं। ये कक्षा कहलाते हैं। ये जो कक्षा कहलाते हैं यानी कि जिस पथ पर कोई भी ग्रह
कोई भी ऐसा पथ जो निश्चित है और उसके उसी पथ पर अगर कोई भी ग्रह या कोई भी पिंड चक्कर लगाता है सूर्य के चारों तरफ तो वह कक्षा कहलाता है। ध्यान रखेंगे यह जो है कि वृत्ताकार होता है, दीर्घ वृत्ताकार होता है, ध्यान रखेंगे इस बात को। अगला फैक्ट के रूप में देख सकते हैं कि शुक्र को पृथ्वी का जुड़वा ग्रह माना जाता है क्योंकि इसका आकार एवं आकृति लगभग पृथ्वी के समान है। आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट फैक्ट की तरफ। कहा जाता है अंतरराष्ट्रीय खगोलीय संगठन के अपनी बैठक अगस्त 2006 में यह निर्णय लिया गया कि कुछ समय पहले खोजे गए अन्य खगोलीय पिंड 2003 यूबी 313 जैसे सीरस या फिर तथा प्लूटो बोनो ग्रह कहा जा सकते हैं। यानी कि जो 2006 में जो मतलब बैठक हुआ था खगोलीय संगठन के द्वारा 2006 में अगस्त महीने में, तो उसके अंतर्गत जो है कि प्लूटो को ग्रह के सूची से बाहर कर दिया गया, इसे बौना ग्रह कह दिया गया। ध्यान रखेंगे। अगला फैक्ट है पृथ्वी के बारे में। पृथ्वी के बारे में क्या फैक्ट है निकल के आता है कि सूर्य से दूरी के हिसाब से पृथ्वी तीसरा ग्रह है। आकार में यह पांचवा सबसे बड़ा ग्रह है। यह ध्रुवों के पास थोड़ी चिपटी हुई है, यानी कि जो पृथ्वी है ये ध्रुव है इसका, इस ध्रुवों के पास थोड़ा सा प्लेन टाइप से है, चिपटी हुई है। ध्यान रखेंगे। और यही कारण है कि इसका आकार भू आभ कहा जाता है। जो इसका आकार है उसको भू आभ कहा जाता है। पृथ्वी के आकार को क्या कहा जाता है? भू आभ कहा जाता है। भू आभ का अर्थ होता है पृथ्वी के समान आकार। ध्यान रखेंगे इस बात को, इंपॉर्टेंट है। अंतरिक्ष से देखने पर पृथ्वी नीले रंग की दिखाई पड़ती है क्योंकि इसकी 2/3 सतह पर पानी से ढकी हुई है, यानी कि जो 2/3 पृथ्वी है वह पानी से ही ढकी हुई है, इसलिए इसे नीला ग्रह के रूप में भी हम जानते हैं। आगे बढ़ते क्रम में हमें एक फैक्ट और मिलेगा। कहा जाता है कि क्या आप जानते हैं रात में आसमान में देखकर मनुष्य हमेशा से मोहित हुआ है। यानी कि खगोलीय पिंडे एवं उनकी गति से संबंध में अध्ययन करने वाले को खगोल शास्त्री कहते हैं। आर्यभट्ट प्राचीन भारत के प्रसिद्ध खगोल शास्त्री थे। उन्होंने कहा था कि सभी ग्रह तथा चंद्रमा परावर्तित सूर्य प्रकाश के कारण ही चमकते हैं। इसका कहना था, तो खगोल शास्त्री आर्यभट्ट का कहना था। आगे बढ़ेंगे और जानेंगे चंद्रमा के बारे में फैक्ट। यानी चंद्रमा के बारे में क्या फैक्ट है कि हमारी पृथ्वी के पास केवल एक उपग्रह है जो कि है चंद्रमा। इसका व्यास लगभग पृथ्वी के व्यास का केवल 1/4 भाग है। जो चंद्रमा का व्यास है वह पृथ्वी का जो व्यास है उसका 1/4 भाग ही है। यह हमेशा हमसे लगभग 3,84,400 किलोमीटर दूर पर अवस्थित है। यानी चंद्रमा से पृथ्वी की दूरी का अगर आंका लगा जाए तो 3,84,400 किलोमीटर दूर है। आगे बढ़ेंगे, चंद्रमा के बारे में और फैक्ट जानने की कोशिश करेंगे। तो चंद्रमा पृथ्वी का एक चक्कर लगाता है लगभग 27 दिन में। चंद्रमा जो है पृथ्वी का चक्कर कितने दिन में लगाता है? 27 दिन में पूरा करता है। लगभग इतने समय में ही यह अपने अक्ष पर एक चक्कर भी पूरा कर लेता है। यानी कि यह जो है कि अपने अक्ष पर भी एक चक्कर पूरा कर लेता है 27 दिन में ही। इसके परिणाम स्वरूप पृथ्वी से हमें चंद्रमा तथा केवल एक ही भाग दिखाई देता है। इसके परिणाम स्वरूप क्या है? तो चंद्रमा मतलब चंद्रमा का एक ही भाग हमें पृथ्वी से दिखाई पड़ता है। पूछा जा सकता है कि चंद्रमा से हम पृथ्वी पर जो मतलब पृथ्वी से चंद्रमा को देखते हैं तो एक ही भाग क्यों दिखाई देता है? तो यह जवाब आपके लिए बेहद ही इंपॉर्टेंट हो जाएगा। क्यों दिखाई देता है? तो 27 दिन में पृथ्वी जो है चंद्रमा जो है पृथ्वी का एक चक्कर लगाता है और उतने ही समय में वो अपने अक्ष पर भी घूम जाता है, इसलिए जो सेम हो जाता है टाइम पीरियड, इस वजह से चंद्रमा का एक ही भाग हम लोग देख पाते हैं। और देखेंगे क्षुद्र ग्रह। क्षुद्र ग्रह के बारे में जाने कि तारों, ग्रहों एवं उपग्रहों के अतिरिक्त असंख्य पिंड भी सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाते हैं। यानी कि तारों, ग्रहों एवं उपग्रहों के अतिरिक्त असंख्य छोटे पिंड हैं जो कि सूर्य के चारों तरफ चक्कर लगाते हैं। इन्हीं पिंडों को क्या कहते हैं? हम क्षुद्र ग्रह कहते हैं। ये मंगल एवं बृहस्पति की कक्षाओं के बीच में पाए जाते हैं। इसके मंगल और बृहस्पति यानी मंगल ग्रह और बृहस्पति ग्रह के बीच में यह पाए जाते हैं। आगे बढ़ेंगे, उल्का पिंड। उल्का पिंड क्या होता है? सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाने वाले पत्थरों से छोटे छोटे टुकड़ों को उल्का पिंड कहते हैं। सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाने वाले पत्थरों के छोटे छोटे टुकड़े को उल्का पिंड कहते हैं। कभी कभी ये उल्का पिंड पृथ्वी के इतने नजदीक आ जाते हैं कि इनकी प्रवृत्ति पृथ्वी पर गिरने की हो जाती है, यानी कि यह पृथ्वी पर गिर जाते हैं।
इस प्रक्रिया के दौरान वायु के साथ घर्षण होने के कारण यह गर्म होकर जल जाते हैं, फलस्वरूप चमकदार प्रकाश उत्पन्न करते हैं। और इसे उल्कापिंड को आप देखते होंगे तो तारों के जैसे टूटता हुआ तारा कह सकते हैं, आप कहते हैं। तो यही चीज होता है। आगे बढ़ेंगे तो कुछ और फैक्ट आपके सामने लेकर के आता हूं। तो कहता है यहाँ पर कि उपग्रह एक खगोलीय पिंड है। उपग्रह क्या है? तो खगोलीय पिंड है जो कि ग्रहों के चारों ओर उसी प्रकार से चक्कर लगाता है जिस प्रकार से ग्रह सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाते हैं। यानी कि जब उपग्रह के बारे में हम जाने कि उपग्रह क्या है, तो वैसा खगोलीय पिंड जो किसी न किसी ग्रह को चक्कर लगाते हैं सूर्य की मतलब ग्रह के भांति, सूर्य की ग्रहों की भांति चक्कर लगाते हैं। तो उसी प्रकार से जब कोई भी खगोलीय पिंड जो है कि ग्रहों के चक्कर लगाते हैं तो वह उपग्रह कहे जाते हैं। आगे बढ़ेंगे तो मानव निर्मित उपग्रह एक कृत्रिम पिंड है। यह वैज्ञानिकों के द्वारा बनाया गया है जिसका उपयोग ब्रह्मांड के बारे में जानकारी प्राप्त करने एवं पृथ्वी पर संचार माध्यम के लिए किया जाता है। इसे रॉकेट के द्वारा अंतरिक्ष में भेजा जाता है एवं पृथ्वी की कक्षा में स्थापित कर दिया जाता है। अंतरिक्ष में उपस्थित कुछ भारतीय उपग्रह इनसेट, IRS, एडुसैट इत्यादि नाम से भी जाने जाते हैं। कई सारे उपग्रह अंतरिक्ष में भेजे जा चुके हैं। वीडियो कैसा लग रहा है निश्चित रूप से आप कमेंट करके बताइएगा। मेरे ख्याल से आपको वीडियो इतना अच्छा लग रहा होगा कि आप विदाउट लाइक किए आप जा नहीं सकते हैं। सब्सक्राइब तो करना ही है क्योंकि आपको ये सीरीज देखना है। बिल्कुल ही आप सब्सक्राइब कर लीजिएगा। आगे बढ़ेंगे तो देख सकते हैं नेक्स्ट फैक्ट आपके सामने कि क्या आपने तारों वाले खुले आकाश में एक ओर से दूसरी ओर तक फैली एक सफेद पट्टी देखी होंगी। यह चमकदार रास्ते की तरफ देखा जा सकता है। यह लाखों तारों का एक समूह है। यह पट्टी आकाशगंगा यानी मिल्की वे के रूप में जाना जाता है। देख सकते हैं इस तरीके से जो दिखता रहता है धुआं धुआं टाइप से, तो ये आकाशगंगा के रूप में जाने जाते हैं। हमारा सौर मंडल इस आकाशगंगा का एक भाग है। हमारा जो सौर मंडल है इसी आकाशगंगा का एक भाग है। आप समझ सकते हैं कितना बड़ा है ब्रह्मांड। उसके बाद देख सकते हैं इसका नाम आकाशगंगा पड़ा था किस लिए? प्राचीन भारत में जो है कि इसका नाम आकाशगंगा रखा गया। और आकाशगंगा करोड़ों तारों, बादलों तथा गैसों की एक प्रणाली है। इस प्रकार की लाखों आकाशगंगाएं मिलकर एक ब्रह्मांड का निर्माण करती है। समझ सकते हैं कि हमारे ब्रह्मांड में जो है कि लाखों आकाशगंगाएं हैं और उसी आकाशगंगाओं का एक सौर परिवार है। आप समझ सकते हैं ब्रह्मांड कितना बड़ा होगा भाई साहब। इसी सभी जानकारी के साथ वीडियो समाप्त करने की बात कहते हैं और जुड़ी जो प्रश्न है उसको भी देखने की कोशिश करते हैं। तो पहला प्रश्न आपका यहाँ से शुरू होता है और इसमें जो है कि एक नंबरी टाइप से है कि किस ग्रह को पृथ्वी का जुड़वा ग्रह माना जाता है? तो शुक्र ग्रह है। सूर्य से तीसरा सबसे नजदीक ग्रह कौन सा है? तो पृथ्वी है। उसके बाद देख सकते हैं यह जो तीसरा है आपका क्वेश्चन कि सभी ग्रह सूर्य के चारों ओर किस प्रकार की पथ पर चक्कर लगाते हैं? तो यह जो पथ है वह दीर्घाकार पथ है। वृत्त देख सकते हैं दीर्घ वृत्ताकार पथ है। उसके बाद देख सकते हैं ध्रुव तारे से किस दिशा का ज्ञान होता है? तो ये उत्तर दिशा है। अगला है कि क्षुद्र ग्रह किन कक्षाओं के बीच में पाए जाते हैं? तो ये मंगल एवं बृहस्पति ग्रह के बीच में पाए जाते हैं। ये जो खाली स्थान है उसको भी भर लेते हैं। फिलहाल मैं भर के ही आपको बता रहा हूं। यहाँ पर एक बार बता दे रहा हूं कि तारों का एक समूह जो कि विभिन्न प्रतिरूपों का निर्माण करता है उसे तारामंडल कहते हैं। दूसरा है कि तारों का एक बहुत बड़ी प्रणाली आकाशगंगा कहलाती है। अगला है चंद्रमा। यहाँ पर भरा गया चंद्रमा पृथ्वी के सबसे करीब है। उसके बाद पांचवा में देख सकते हैं पृथ्वी सूर्य के तीसरा सबसे नजदीक ग्रह है। छठा देख सकते हैं ग्रहों के पास अपनी उष्मा तथा प्रकाश नहीं होती है। ध्यान रखेंगे इस बात को। इसी सब जानकारी के साथ आगे बढ़ते हैं और आगे बढ़ते हैं तो आपका वीडियो समाप्त होता है। फिलहाल इस वीडियो में बस इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। जय हिंद, वंदे मातरम। नेक्स्ट एपिसोड नेक्स्ट चैप्टर लेकर के जल्द में आने की कोशिश करूंगा। और हाँ, अगर आपको यह PDF लेना है इसका प्राइस जल्द ही मैं आउट करूंगा और आपको मिल जाएगा, जल्द ही मिलने की शुरुआत हो जाएगी। थैंक यू। जय हिंद, वंदे मातरम।